हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। और स्टूडेंट्स, अब हम ये क्लास 9 का जो टॉपिक है फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ फार्मूलाज देख रहे हैं, तो चलिए देखते हैं फार्मूला यहाँ पे किसका दिखा रहा है। आगे फार्मूला दिखा रहा है सोडियम नाइट्रेट का। तो देखिए फार्मूला क्या है, सिंबल क्या है उसका पहले ये देखेंगे। सिंबल या फार्मूला अगर हम देखेंगे तो क्या है, NaNO3। ठीक है, चार्ज कितना है, +1 है यहाँ, -1 है यहाँ, तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, इसलिए NaNO3 सीधा सीधा हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है फार्मूला फॉर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला कैसे बनेगा, देखिए CaOH। ठीक है, चार्ज क्या है, इस पर 2 पॉजिटिव है और इस पर 1 नेगेटिव है। ठीक है, तो ये किस तरह से बन गया, Ca ब्रैकेट में इसको हमने लिख दिया OH होल ट्वाइस, तो पूरा ये लगा दिया हमने। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ क्या समझा रहा है, नोट दैट द फार्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH होल ट्वाइस नॉट CaOH2। ठीक है, ये ध्यान देने की चीज़ है कि OH होल ट्वाइस है, क्योंकि OH के ही दोनों मॉलिक्यूल रहेंगे, सिर्फ H का नहीं रहेगा। यहाँ पे होल लगाने का मतलब है कि दोनों के लिए वो 2 खड़ा हो रहा है। ठीक है, वी यूज़ ब्रैकेट्स व्हेन वी हैव 2 और मोर ऑफ द सेम आयन इन द फार्मूला। हम ब्रैकेट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारे पास क्या होता है, 2 और मोर ऑफ द सेम आयन इन द फार्मूला। जब 2 या 2 से ज़्यादा सेम आयन होते हैं तब हम ब्रैकेट का यूज़ करके इस तरह से होल ट्वाइस मतलब लगाते हैं, पूरा ब्रैकेट बनकर उससे बाहर लगा देते हैं। हियर द ब्रैकेट अराउंड OH विथ अ सब्सक्रिप्शन 2 इंडिकेट्स दैट देयर आर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको, वहाँ पे OH के 2, हाइड्रोक्सिल मतलब OH, हाइड्रोक्सिल मतलब क्या है, OH। यहाँ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ज्वाइन होंगे टू द 1 कैल्शियम एटम, तो यानी कि एक कैल्शियम एटम में कितने जाएंगे, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्वाइन होंगे, इसलिए OH होल ट्वाइस लिखा है। OH को ब्रैकेट में बंद करके बाहर 2 लगाया, इसका मतलब क्या, OH के 2 मॉलिक्यूल लगेंगे। ठीक है, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगेंगे मतलब। ठीक है, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल ज्वाइन टू 1 कैल्शियम एटम। आगे बोल रहा है, इन अदर वर्ड्स देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स होंगे इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सबसे बड़ी चीज़ यहाँ बता दिया कि भाई देयर आर 2 एटम्स, तो देयर आर 2 एटम्स ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे 2 एटम होंगे ईच ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो 2 एटम होंगे ईच, दोनों के, ऑक्सीजन के भी और हाइड्रोजन के भी। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में। अब बता रहा सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ये कैसे बना है, देखिए NaCO3, इस पर +1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना दिया, Na2CO3। ठीक है, इन द अबव एग्जाम्पल ब्रैकेट्स आर नॉट नीडेड इफ़ देर इज़ ओनली 1 आयन प्रेजेंट। यहाँ पे ब्रैकेट की जरूरत नहीं है अगर केवल एक आयन प्रेजेंट है तो। ये हो गया सोडियम कार्बोनेट। ये सारे फार्मूलाज आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, सारे फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 है। ठीक है, उसके बाद आ रहा है फार्मूला ऑफ अमोनियम सल्फेट। ये सारे फार्मूला याद रखिएगा। NH4 है और SO4 है। ठीक है, तो कैसे बनेगा, NH4, यहाँ देखिए होल ट्वाइस लगा दिया, इसके 2 मॉलिक्यूल होंगे और ये SO4 है, तो यहाँ बता दिया ना, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल, होल ट्वाइस का मतलब है यहाँ पे होल ट्वाइस, ब्रैकेट बंद करके जो 2 लगा है इसका मतलब होता है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल होंगे इसके। ठीक है, तो इस तरह से हमने जान लिया कि कैसे मॉलिक्यूल्स वगैरह डिपेंड करते हैं, कितने नंबर कैसे होंगे, और उसके बाद हम ये क्वेश्चन आंसर्स आपको सॉल्व करना है, लिखना है फार्मूला वगैरह आपको। ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहले जानते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट में हम पहले डिस्कस करेंगे भाई मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ठीक है, तो बताया गया सेक्शन 3.2 में भी डिस्कस देते कॉन्सेप्ट ऑफ
एटॉमिक मास। पहले हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिकुलर मास। भाई एटॉमिक मास को हम कर सकते हैं, एटॉमिक मास का जो कॉन्सेप्ट है वो एटम से हम बढ़ा के मॉलिक्यूल तक ले जा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर दिया है कहाँ पे, मॉलिकुलर मास के लिए। द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, अब क्या होता है इसकी डेफिनेशन देखिए। द मॉलिकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिकुलर मास क्या होता है, इज़ द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। यानी कि जो मॉलिकुलर मास होता है बहुत ही सिंपल होता है, कुछ भी नहीं है। सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द ऑल एटम्स, जितने भी एटम्स हैं उनका सभी का सम, एटॉमिक मासेस का सम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मान लो कोई एक मॉलिक्यूल है तो उसमें जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम ही मॉलिकुलर मास हो जाएगा। देखिए कितना आसान है ये। मॉलिकुलर मास क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सभी का एटॉमिक मास का सम, सारे एटॉमिक मास को जोड़ दो, सारे एटॉमिक मास को जोड़ दो किसी भी मॉलिक्यूल में, किसी भी सब्सटेंस के किसी भी मॉलिक्यूल में सारे एटॉमिक मास को जोड़ दो तो क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। जब मॉलिक्यूल लेवल पे है तो मॉलिक्यूलर मास हो गया, एटम लेवल था तो एटॉमिक मास था। ठीक है, इट इज देयर द रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। इसीलिए ये क्या है, एक रिलेटिव मास है, सबसे मिलजुल के बना हुआ है, एक रिलेटिव मास है मॉलिक्यूल का एक्सप्रेस होता है जो उसमें एटॉमिक मास यूनिट में। तो ये क्या है, रिलेटिव मास ऑफ अ मॉलिक्यूल है, ये एक्सप्रेस होता है एक रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल के रूप में, जो कि एक्सप्रेस होता है एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में ये एक्सप्रेस होता है। ठीक है, तो मॉलिकुलर मास AMU में एक्सप्रेस होता है। इसके बाद ये क्वेश्चंस एग्जांपल वगैरह आपको पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है फॉर्मूला यूनिट मास। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसको देखते हैं। फॉर्मूला यूनिट मास का क्या मतलब है, द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। कोई एक फॉर्मूला यूनिट होगा जिसका, जो जैसे मान लीजिए कोई एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड होगा, उसमें जो एटॉमिक मास का सम होगा, तो ये क्या है, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स, मतलब सभी एटम्स का सम, सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, किसमें, फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड में। मतलब एक जो फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड होता है, फॉर्मूला लेवल पे जो कंपाउंड बना जितना है उसमें, उस यूनिट लेवल पे जो हम सम निकालते हैं एटॉमिक मास का, उसको बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेट द मॉलिकुलर मास। फॉर्मूला यूनिट मास भी उसी तरह से कैलकुलेट किया जाता है जैसे कि हम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला यूनिट मास कैसे कैलकुलेट होगा, उसी तरीके से कैलकुलेट होगा जैसे कि हम मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करते हैं। तो फार्मूला यूनिट मास कुछ नहीं है, सिंपल है, फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड के एटॉमिक मास का सम, सम ऑफ ऑल एटम्स, एटॉमिक सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स। ये ध्यान रखना है कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। मतलब एक फार्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनके सभी के एटॉमिक मास का सम होता है फार्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज में आ रहा है, द ओनली डिफरेंस इज दैट वी यूज द वर्ड फार्मूला यूनिट। सिर्फ यहाँ फार्मूला यूनिट का अंतर है, फॉर दोज सब्सटेंसेज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। तो हम यहाँ पे फार्मूला यूनिट यूज़ करते हैं उनके लिए जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या हैं, आयंस है। तो ये आयंस के केस में आ गया। तो सिर्फ अंतर इतना है क्या कि वी यूज़ द वर्ड फार्मूला यूनिट, हम यहाँ पे सिर्फ फार्मूला यूनिट वर्ड को यूज़ कर रहे हैं फॉर दो सब्सटेंसेज, उन सब्सटेंसेज के लिए जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट किस फॉर्म में हो, आयंस के फॉर्म में, उस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस। जब आयंस की बात होती है तो ये फार्मूला यूनिट मास की बात आती है। ठीक है, तो फार्मूला यूनिट मास की बात कब आती है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया फार्मूला यूनिट मास। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस हो, जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें तो है उसका फार्मूला क्या है, NaCl है। फार्मूला यूनिट क्या है उसकी, NaCl, सोडियम क्लोराइड। इस फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज, ऐसे निकल जाएगा 1 × 23 1 × 35.5। तो इसको सीधे से एक एक मॉलिक्यूल है तो मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका ये आ गया फार्मूला यूनिट मास।
ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला यूनिट मास हमारा इस तरह से आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, दोनों का जोड़ दिया हमने मास, एटॉमिक मास। ठीक है, तो ये दोनों देखिए सिंपली हमने जोड़ के कैसे यहाँ पे आराम से निकाल लिया, 58.5 यूनिट आ गया। फिर ये एग्जांपल्स वगैरह आप कर लीजिए, ये क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मोल कॉन्सेप्ट। अब मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है। मोल कॉन्सेप्ट में क्या बताया जा रहा है कि टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे रिएक्शन का जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और वाटर बना रहा था, 2H2O + O2। तो क्या बन गया, 2H2O, वाटर बन गया। ठीक है, बन गया वाटर। अब क्या बोल रहा है, द अबव रिएक्शन इंडिकेट्स दैट, ऊपर के रिएक्शन में क्या पता लग रहा है आपको, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन। कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं कितने, 2। यहाँ देखिए 2 लिखा है ना, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और क्या बना रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल। ये जो 2 है ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बता रहा है, देखिए। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है और यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। तो क्या बना दिया इन्होंने मिलके, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इस तरह से जुड़ के 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तैयार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बता रहा है, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन विथ 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टू फॉर्म 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखिए पूरी गिनती बता दी कौन कौन कितना कितना कंबाइन कर रहा है। ठीक है, 4 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन कर रहे हैं और किसके साथ, 32 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन के साथ। ठीक, और क्या बना रहे हैं, 36 यूनिट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। पूरी गिनती देखिए सामने आ गई आपके। अब क्या बता रहा है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द अबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या समझ में आया कि भाई मान लीजिए किसी क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी किसी सब्सटेंस की कैसे पता लगा रहे हैं हम, इक्वेशन में क्वांटिटी कैसे पता लगा रहे हैं हम, क्वांटिटी हम पता लगा रहे हैं सब्सटेंस की, कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास, या तो उसके मास से होगी, बाय इट्स मास, और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से होगी। ठीक है, तो जब क्वांटिटी किसी भी सब्सटेंस की पता लगा रहे हैं यहाँ पर हम कैसे पता लग रहा है, उसके मास से या तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से पता लग रहा है। बट अ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स। लेकिन केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में क्या पता लगता है, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। भाई जब केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, केमिकल इक्वेशन की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स की, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हुए, कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, कितने मॉलिक्यूल्स या कितने एटम्स ने पार्ट लिया रिएक्शन में। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की बात हो रही है वो डायरेक्टली क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स बताता है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बताता है जो रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक, Therefore, it is more convenient to refer to the quantity of a substance in terms of the number of molecules or atoms। इसलिए ज़्यादा अच्छा होगा कि हम क्वांटिटी की जब बात करें किसी भी सब्सटेंस की यहाँ पे रिएक्शन में, तो हम क्या पाएँ, किसके टर्म्स में हम बात करें, इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में जब बात की जाएगी तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, रादर देन मास। मतलब मास के टर्म में बात ना करके अगर हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स की बात करें वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। सो अ न्यू यूनिट मोल, इसलिए जब हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो एक नई यूनिट मोल वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नई यूनिट इंट्रोड्यूस की गई जिसका नाम है मोल। अब मोल की बात आ रही है। ठीक, तो इन्होंने ये बोला कि भाई आपको जो है मास के टर्म में बात नहीं करनी है, आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में बात करनी है। तो जब हम नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में बात कर रहे हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स के टर्म में बात कर रहे हैं, तो नया कॉन्सेप्ट आ गया मोल। मोल यहाँ पे बताया गया। अब बता रहा है कि 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज़। अब 1 मोल क्या होता है, देखिए बहुत अच्छे से यहाँ समझाया गया। 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज़, अगर हम 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो एटम हो,
चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो या पार्टिकल हो, तो वो क्या है, 1 मोल क्या है, इज़ द क्वांटिटी इन नंबर, वो क्वांटिटी होती है नंबर्स में, हैविंग अ मास इक्वल टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स, वो उसके किसके बराबर होती है, मास इक्वल टू एटॉमिक और मॉलिकुलर मास, वो उसके एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के बराबर होती है इन ग्राम्स में। जब हम ग्राम्स में बात कर रहे हो तो वो उसके एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के बराबर होती है। ठीक है, तो क्या बताया उसने, फिर से देखिए इसको, बता रहा है कि 1 मोल किसी भी स्पीशीज़ का, मान लीजिए कोई भी स्पीशीज, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, चाहे पार्टिकल हो, उसका 1 मोल क्या होगी, वो क्वांटिटी होती है 1 मोल। 1 मोल वो क्वांटिटी होती है इन नंबर्स में होती है, जो कि उसका मास हैविंग, उसका मास किसके बराबर होगा, उसका मास बराबर होगा टू इट्स एटॉमिक और मॉलिकुलर मास, वो उसके एटॉमिक और मॉलिकुलर मास के बराबर होगा, वही उसका 1 मोल होता है। तो उसका नंबर किसके बराबर होगा, मॉलिकुलर मास या एटॉमिक मास के बराबर होगा, जो कि ग्राम्स में होगा। तो वही होता है हमारा 1 मोल ऑफ एनी स्पीशीज, मतलब किसी का 1 मोल जो होगा वो उसके मॉलिकुलर एटॉमिक मास के बराबर होगा, उसके नंबर्स इतने होंगे। ठीक, फिर देखिए बता रहा है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब बता रहा है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयंस हो, जो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में प्रेजेंट होंगे वो फिक्स्ड होता है विद द वैल्यू ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। तो उनकी वैल्यू क्या होती है, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ये वैल्यू याद रखिएगा, 6.022 इंटू 10⁻23। दिस इज़ एन एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू, ये एक एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन्ड वैल्यू है जो साइंटिस्ट ने निकाला है। दिस नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रोज नंबर रिप्रेजेंटेड बाय एन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, एवोगैड्रोज कांस्टेंट या एवोगैड्रोज नंबर या रिप्रेजेंटेड बाय एन नॉट, इसको एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। नेम इन ऑनर ऑफ द इटालियन साइंटिस्ट एमिडियो एवोगैड्रो, ये एमिडियो एवोगैड्रो के नाम पर रख दिया गया है। ठीक है, तो इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिए 1 मोल ऑफ एनीथिंग किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स। ठीक, जैसे कि डजन्स बराबर होता है 12 नंबर के, ग्रॉस बराबर होता है 144 नंबर के, तो मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये रिलेशन याद रखिएगा। 1 मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स, ये नंबर्स में होगा। ठीक, तो इस तरह से ये मोल की बात होगी कि एक मोल किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है एक मोल, 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स। ठीक, ये रिलेशन याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन। बिसाइड्स बीइंग रिलेटेड टू अ नंबर, अ मोल हैज़ 1 मोर एडवांटेज ओवर अ डजन और अ ग्रॉस। देखिए ये रिलेटेड टू नंबर तो है ये मोल, लेकिन इसकी एक और एडवांटेज है, क्या, दिस एडवांटेज दैट मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। सबसे बड़ी चीज़, इनका मास भी फिक्स होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स चेंज तो होंगे नहीं। तो एडवांटेज यहाँ पे क्या है कि इनका द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स। मान लो कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर हमने उसका 1 मोल ले लिया है तो उसका मास हमेशा फिक्स होगा। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये आपको याद रखना है कि किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास फिक्स होता है। फिर इसके बाद ये बता रहा है कि द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स रिलेटिव एटॉमिक और मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। पहले ये तो मैंने आपको बता दिया कि जो मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास इन ग्राम्स। ठीक, तो मास हमेशा इसके सब्सटेंस का जो होगा वो एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के बराबर होगा, जो कि ग्राम्स में बताया जाता है। तो इतना ग्राम उतना ग्राम करके जो भी होगा, तो इसका जो 1 मोल का सब्सटेंस का जो मास होगा वो हमेशा रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के बराबर होगा। ठीक है, इस दिमाग में इस चीज़ को एकदम बिठा लीजिए कि
1 मोल जो मास होगा वो हमेशा रिलेटिव एटॉमिक या मॉलिकुलर मास के बराबर होगा इन ग्राम्स। ठीक। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट। जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का वो हमें क्या देता है, मास ऑफ 1 एटम का मास देता है वो। ठीक है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट में हमें प्राप्त होता है। तो ये हो गया एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट गिव्स अस द मास ऑफ 1 एटम। तो एटॉमिक मास किसका मास देता है, मास ऑफ 1 एटम। जो एटॉमिक मास होता है वो एक्चुअली एक एटम के मास को बताता है। तो द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या हुआ, वो 1 एटम का मास हुआ, किसमें, AMU में। ठीक। टू गेट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, अगर हमें पता करना है कि भाई मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ दैट एलिमेंट होगा, दैट इज मोलर मास। अगर मोलर मास पता करना है, वी हैव टू टेक द सेम न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज द यूनिट फ्रॉम U to G। अब अगर हम मोल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे U की जगह G हो जाएगा। मोलर मास ऑफ एटम इज ऑल्सो नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो मोलर मास होता है किसी भी एटम का इज ऑल्सो नोन एज वॉट, एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, तो मोलर मास को हम ग्राम एटॉमिक मास भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1U है तो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1G हो जाएगा, यानी कि U की जगह सिर्फ G हो गया। ग्राम एटॉमिक मास में G आ जाएगा और एटॉमिक मास में U आ जाएगा। तो 1U हाइड्रोजन हैज़ ओनली 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन। देखो दिमाग में बिठा लो, अगर 1U हाइड्रोजन है इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेकिन अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, हैज़ 1 मोल एटम, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन के पास कितना होगा, 1 मोल एटम होगा। उतना मतलब कितने एटम्स होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। जब मोल की बात आ गई तो नंबर्स कितने आ जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। देखिए बोल रहा है कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में कितने होंगे, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम्स। 1 ग्राम ऑफ, जब हम ग्राम में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मोल आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन हैज़ 1 मोल एटम्स। इसका मतलब क्या है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इस तरह से ये निकल जाता है। ठीक। अब जैसे देखिए 16U ऑफ ऑक्सीजन हैज़ ओनली 1 एटम। देखिए वही चीज़ फिर से समझा रहा है बार बार। अगर मान लीजिए 16U की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ओनली 1 एटम की बात हो रही है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है तो 1 मोल एटम्स आ गया। 1 मोल, जब 16 ग्राम ऑक्सीजन की बात हुई तो 1 मोल एटम आ गया। 1 मोल का एटम का मतलब है फिर से वही 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए वहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ ऑक्सीजन हो गया। एक ही बात को देखिए 2 बार समझाया है। ठीक है, उसको दिमाग में बिठा लीजिए, जहाँ ग्राम की बात है वहाँ 1 मोल एटम आ जाएगा। 1 मोल एटम आने का मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट हो। ठीक है, तो इस तरह से देखिए सारी बात यहाँ पे क्लियर है। अब बता रहा है कि टू फाइंड द ग्राम मॉलिकुलर मास और मोलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर हमें पता करना है कि ग्राम मॉलिकुलर मास पता करना हो या मोलर मास पता करना हो किसी भी मॉलिक्यूल का, वी कीप द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द सेम एज द मॉलिकुलर मास। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है उसकी हम सेम रखते हैं मॉलिकुलर मास की तरह, बट सिंपली चेंज द यूनिट एज अबव, U to G में चेंज कर देते हैं। For example, as we have already calculated the molecular mass of water H2O is 18U। हमने पहले कैलकुलेट किया है कि 18U होता है molecular mass of water का। तो from here we understand that 18U of water has only 1 molecule of water। देखिए फिर से वही बात आ गई, अगर 18U of water है हमारे पास तो उसमें 1 molecule of water होगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर होगा तो उसमें 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होंगे। इसका मतलब है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। जहाँ पे मोल आया तो 6.022 इंटू 10⁻23 लगा देना सीधे, बस ये दिमाग में बिठा लो। ग्राम और मोल जहाँ आया तो 6.022 इंटू 10⁻23 आ जाएंगे। ठीक है, केमिस्ट्स नीड द नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स वाइल कैरिंग आउट रिएक्शन। देखिए रिएक्शन के टाइम पे हमारा ध्यान किसका होता है, नंबर ऑफ एटम्स का होता है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है। अच्छा अभी थोड़ा सा यहाँ साइड में है। तो फॉर दिस वो क्या करते हैं, दे नीड टू रिलेट द मास इन ग्राम्स, इसलिए वो
मास इन ग्राम्स टू नंबर्स को रिलेट कर देते हैं। जो मास इन ग्राम्स होता है उसको नंबर से रिलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं? 1 मोल किसके बराबर होता है नंबर्स के? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स के बराबर होता है, जो कि बराबर होता है रिलेटिव मास इन ग्राम। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है। देखिए क्या बोल रहा है कि जब 1 मोल की बात हुई तो वो किसके बराबर होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर्स। तो ये बराबर होता है रिलेटिव मास इन ग्राम्स। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है। इसके बाद बोल रहा है कि 10 अ मोल इज़ द केमिस्ट काउंटिंग यूनिट। अगर केमिस्ट्री में बात कर रहे हैं, केमिस्ट की काउंटिंग यूनिट क्या होती है? मोल में होती है। तो वो मास को उसके नंबर से इक्विवेलेंट कर देता है। इस तरह से ये मोल वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। और जो वर्ड मोल है वो पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया था? 1896 में बाई विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। तो याद रखिएगा, जो वर्ड मोल है वो किसने यूज़ किया था? 1896 में विल्हेम ओस्टवाल्ड ने किया था। हु डेराइव्ड द टर्म फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोल्स मीनिंग अ हीप और पाइल। तो इन्होंने ये वर्ड एक लैटिन वर्ड मोल से निकाला था जिसका मीनिंग होता था हीप या पाइल, ठीक है। अब सब्सटेंस में बी कंसिडर्ड एज अ हीप ऑफ एटम्स। कोई भी सब्सटेंस क्या हो सकता है? एक हीप ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल हो सकता है। देखिए कितना आसान करके यहाँ बताया। क्या बोला कि एक जो सब्सटेंस होता है वो क्या हो सकता है? उसको माना जा सकता है, मतलब एक ढेर जैसा है। किसका ढेर है? एटम्स या मॉलिक्यूल्स का ढेर है। सही बात है भाई, कोई सब्सटेंस एटम से मॉलिक्यूल से तो बना होता है। तो हम ये मान लेते हैं, इन्होंने ये माना था कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो है वो किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का ढेर हो सकता है, यानी कि होता है, ठीक, मान सकते हैं ऐसा हम। द यूनिट मोल वॉज एक्सेप्टेड इन 1967। जो यूनिट मोल थी वो एक्सेप्ट की गई 1967 टू प्रोवाइड अ सिंपल वे ऑफ रिपोर्टिंग अ लार्ज नंबर, जिसमें हम लार्ज नंबर को आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। द मासिव हीप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सैंपल। किसी भी सैंपल में कितने सारे एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मोल का कॉन्सेप्ट लाया गया। मोल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब मास और ग्राम की बात छोड़ के यहाँ पे केमिस्ट्री में सीधे मोल की बात होने लगी। तो इतने मोल्स, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था मोल का, ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। आई होप इसको आप 1-2 बार सुनिए। हो सकता है ना समझ में आए कोई चीज़ तो पूछिएगा, क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है इसमें। तो इसको पूरा समझिए। ये पूरा चार्ट देख लीजिएगा, इसमें भी वही बताया गया है कि रिलेशनशिप बिटवीन मोल, अवोगाड्रो नंबर एंड मास, ठीक है। ये पूरा चार्ट देखिएगा, नहीं समझ में आया तो बताइएगा। इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, समझिए। और इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी अब ख़त्म हो गया। ये जितने भी एग्जाम्पल वगैरह दिए हैं किताब में, ये सारे सॉल्व करिए, पढ़िए, सॉल्व करिए, समझिए। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स करिए। और लास्ट में ये जो दिया होता है व्हाट यू हैव लर्नड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स, इसको जरूर पढ़ा करिए। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होते हैं, इन सारे पॉइंट्स को पढ़िए और जितने एक्सरसाइजेज आप सॉल्व कर सकते हैं करिए। जो ना समझ में आए पूछिए, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो ये चैप्टर नंबर 3 था हमारा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये ख़त्म हो गया। इसको अब आराम से आप क्वेश्चन आंसर्स इसके करिए, इसको रीडिंग करिए। 1 बार रीड करिए, 2 बार रीड करिए, ठीक है, 3 बार रीड करिए। वीडियोस को देखिए, कोई चीज़ ना समझ में आए तो उस पर और डिटेल में उसको समझने की कोशिश कीजिए। आप गूगल का भी सहारा ले सकते हैं, यूट्यूब में बहुत कुछ आप सर्च करके पढ़ सकते हैं, बस आपको करना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टर्म नहीं समझ में आ रही है, जैसे मान लीजिए ये बोल रहा है भाई लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, नहीं समझ में आ रहा है, तो इस टर्म को ही सर्च कर दीजिए सीधे गूगल पे या यूट्यूब पे। तो इसके बारे में और डिटेल में आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो पढ़िए, वीडियोज़ देखिए, ना समझ में आए तो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए। फिर जो भी ना समझ में आए पूछिए ज़रूर, है ना। जो ना समझ में आए पूछिए। कोई टॉपिक मान लीजिए कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है छोटा सा, तो उसको हम अलग से आपको समझा देंगे, ठीक है। तो इसको पढ़िए, लिखिए, याद कीजिए, जो भी ना समझ में आए पूछिए। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करना ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो इसी के साथ ये चैप्टर 3 9th क्लास का हमारा पूरा होता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसको अच्छे से पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।